गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। अभी हमने दिक्कोजा के क्वेश्चन के बारे में बात की, लाइव क्लास थी, ये रिकॉर्ड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ रेखा के लिए। ठीक है, तो त्रिविमीय सदिश एवं त्रिविमीय विश्लेषण मैं आपको रेखा के लिए वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को आप देखिए, लाइन के बारे में ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ पे दिग्भ्रमित होते हैं कि सदिश को कार्तीय तल में, कार्तीय को सदिश के रूप में कन्वर्ट करने में। एक लाइन से मैं आपको सारा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, बस आप जो है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको टॉपिक के बाद आपको एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और इस ठंडक का मज़ा भी लीजिए, क्योंकि जो है 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम भी जो है आ जाएगा, क्योंकि जो है खिचड़ी के बाद से आपका जो प्री बोर्ड भी डिसाइडेड हो चुका है। ठीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है और यहाँ से आपका वेक्टर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया लाइव क्लास में। त्रिविमीय मैं आपको दे रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो में। सदिश से डायरेक्शन कोसाइन से एक क्वेश्चन आपका पक्का रहता है, जिसका मैं वीडियो अलग से बना ही दिया हूँ, फार्मूला प्लस क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, लाइन फिर प्लेन जो भी आपके टॉपिक में है मैं पूरा कंप्लीट आपको दूंगा। जो आपके टॉपिक में हो उसे आप देखिए, जो नहीं है उसे आप इग्नोर करिएगा। लेकिन जहाँ तक मैं इस बार जो भी बना रहा हूँ आपके सिलेबस का ही बना रहा हूँ, आपका अलग से नहीं बना रहा हूँ। 17 नंबर का टॉपिक है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कह रहा हूँ, वेक्टर पूरा, वेक्टर और त्रिविमीय मिला के। ठीक है, इनमें से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर आपका जो वेक्टर से आता है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसमें भी कुछ नई चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया था, बताया भी था। और त्रिविमीय में मैं अगर बात करूं तो त्रिविमीय में जो है मैं आपको थ्योरी क्लास अभी दे रहा हूं, फिर आए हुए क्वेश्चन का भी कलेक्शन मैं आपको तैयार करके दूंगा। त्रिविमीय में क्या है कि जो क्लास हमारे पास है उसमें आपके लिए 10 नंबर का टॉपिक यहाँ से आने वाला है, एक चैप्टर से आपका 10 नंबर, और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक भी है, टॉपिक कई सारे हैं इसमें। तो पहला टॉपिक हमारे पास है कि रेखा के रूप में, रेखा कैसा हो, कार्तीय रूप में हो या वेक्टर के रूप में हो। ठीक है, रेखा सदिश एवं त्रिविमीय, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए वीडियो क्लियर है सब कुछ, कोई समस्या तो नहीं है, शुरू किया जाए। रेखा, ठीक है, कहीं भी कोई भी रेखा, कहीं भी लाइन ड्रा कर दी गई, कोई उछल जा रहा अगर लाइन बन रही है तो भी लाइन कहलाएगी। ठीक है, पहला टॉपिक इसमें हम बात करें अगर कि एक कोई भी जो है बिंदु है, एक दिए गए बिंदु, कोई बिंदु है, ठीक है, से होकर जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस हैं, मूल बिंदु ए को है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं। ठीक है, कोई एक लाइन जा रहा है बिंदु ए, इस कोई वेक्टर है बी, ए वेक्टर ए है, और बिंदु ए इस वेक्टर के समांतर है। ये जो वेक्टर वाली लाइन है, कोई बिंदु है या फिर कोई वेक्टर ही मान लिया मैंने बी, ठीक है, इसके समांतर ये बिंदु ए है। तो क्या करा, दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तथा एक सदिश के समांतर, इस सदिश के समांतर जो बिंदु है इस लाइन के समांतर जा रहा हो। ये कभी कभी ये बिंदु मूल बिंदु पे होता है, ये आपको पता ही है क्या होता है, ये मूल बिंदु। ठीक, ये कोई बिंदु है, मूल बिंदु से आगे पीछे कहीं भी है एक बिंदु, और एक हमारे पास वेक्टर है जो सदिश है, यह सदिश है। ठीक है, इस यहाँ बिंदु, इस
लाइन के, यह जो वेक्टर है इसके समांतर जा रहा है। आई बात समझ में? किधर जा रहा है कि यहीं भी जा रहा है। कोई लाइन है, इसको यल मान लेता हूँ, इसको मान लिया कि किसी बिंदु के समांतर। ठीक, यल मतलब लाइन। ठीक है, ये लाइन है और ये कोई ये बिंदु के समांतर, इसको आर मान लिया। ये लाइन है, इसको यल ले लेता हूँ, ये इधर जा रहा है। ठीक, ताकि क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? जहाँ काट रहा है उस बिंदु को कुछ मान लो, क्या मान लें, पी मान लेते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? ओ बिंदु, ए वेक्टर और आर जो है कोई लाइन है और बिंदु ए इस सदिश के समांतर जा रहा है, तब रेखा का समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आई बात समझ में? आर वेक्टर हमेशा क्या होता है? एक्स आई वाई जे वेक्टर में जेड के बराबर होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे कहीं पे है और ये लाइन है। ठीक, एंगल से नहीं मतलब है, अभी एंगल अभी आगे आपको मिलेगा। अगर मान लिया कि ये जो ए है वो यहीं पे आ गया मूल बिंदु पर ही, ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि अगर मान लो कि वह बिंदु मूल बिंदु पे ही हो गया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेखा है मूल बिंदु से होकर जाए, ठीक है, तब इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। इस सदिश के समांतर आर वेक्टर का जो है समीकरण कितना हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी स्क्वायर। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे अगर आप मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बी जो लाइन है, बी सदिश है, बी सदिश के समांतर बिंदु ए के समांतर, सदिश के समांतर बिंदु के सदिश समांतर लाइन हमारे पास ये वाली है जिसका वेक्टर आर वेक्टर है, बिंदु कटान है मतलब ये कहीं पी बिंदु पर। ठीक है, चलिए अगर इनका कार्तीय रूप हम देखें, ठीक है, कार्तीय रूप यदि रेखा जो लाइन है उस लाइन की जो दिक्कोजाएं हैं, दिक्कोजाएं रेखा के दिक् अनुपात मान लिया, कुछ रेखा के दिक् अनुपात मान लिया ए बी सी है, तथा रेखा बिंदु ए x1 y1 z1 मान लो इसको। ठीक है, कि एक जो है दिक् अनुपात है ए बी सी योम रेखा है, रेखा जो है इस बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, इस रेखा बिंदु इतने से होकर जाए, तब रेखा का समीकरण। आई बात समझ में? जिस एक्सिस के लिए उस एक्सिस का पॉइंट उसमें सेपरेट करेंगे, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस वाई अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। आई बात समझ में? कभी कभी क्या करता है कि यह जो है इतने से जा रहे हों, ठीक है, और किसी बिंदु पर ये स्थित हो जाएं, ठीक, अगर इनकी दिक् को जाए तो ये दिक् अनुपात है, ये चीज़ ध्यान देना, ए बी सी दिक् अनुपात है। अगर मान दिक् को जाए हो गई, यदि यल यम यन दिक् को जाए हो और इस बिंदु से होकर जा रहा हो, तब क्या होगा? तब हम यहीं पे जो है कुछ नहीं करेंगे, एक्स माइनस x1 अपान यल कर देंगे, वाई माइनस वाई अपान यम कर देंगे और z माइनस z1 अपान यन कर देंगे। आई बात समझ में?
कुछ भी नहीं करना है। जहाँ अनुपात और कोज्जाएं दोनों समान रूप में निकलती हैं कार्तीय तल में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यदि मूल बिंदु से होकर जाए, ऑरिजिन से, तब क्या हो जाएगा, x अपान ए, y अपान बी, z अपान सी हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी? ये हो गया हमारे पास। हाँ, ये ए बी सी दिक अनुपात है भाई, मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको, इसी पर। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया आपको बताने के लिए उसी मेथड पे, कि एक बिंदु है और एक बिंदु के समांतर, मतलब एक सदिश के समांतर अगर कोई बिंदु जा रहा है, ठीक है, तब जो है क्या क्या कंडीशन, सदिश का हम समीकरण कैसे निकालेंगे। दोनों अलग अलग कंडीशन, एक आपका वेक्टर फॉर्म में, एक मैंने कार्तीय फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा खुद ही। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, बिंदु 3 1 -5 से होकर जाने वाली तथा सदिश 2i - 3j + 6k के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने बनाया था, ये यहाँ पे लिखा था, और ये समांतर b, ए बिंदु है, ये क्या है, बिंदु मिला हुआ है, तो इसको इस मान ये माना था, दिया है ए वेक्टर की वैल्यू, ये जो बिंदु है इसको ए में कन्वर्ट करो, तो a1i a2j + a3k, पहला a1 हो गया, दूसरा a2 हो गया, तीसरा a3 हो गया, इसी में बदल रख दो, 3i 1j - 5k। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास क्या सदिश दिया गया, बी वेक्टर, 2i 3j + 6k। ठीक, ये दिया गया है। हाँ, इतनी बात समझ में आई। अब हमें पता क्या है कि एक बिंदु से कोई रेखा के सदिश के समांतर कोई रेखा का समीकरण क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, ए की वैल्यू कितना है, 3i + j - 5k। ठीक है, प्लस लैम्डा 2i 3j 6k, और आर वेक्टर हमारे पास ही मिल गया। आई बात समझ में? अब आई को आई के साथ करो, जे के साथ करो, के को के साथ करो, 3 + 2 लैम्डा i + 1 - 3 लैम्डा j, 5 यहाँ 6 है, माइनस यहाँ प्लस लगाओ, -5 + 6 लैम्डा के आर वेक्टर। ये जो निकल के आया, यही जो है समांतर रेखा का जो ये समीकरण हमारे पास दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिख दो, समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, अब इसको ही कार्टेशियन में बदलना होता तो यार की वैल्यू XYZ हम रख देते, जो XI + YJ + ZK के रूप में। अब यहाँ पे क्या दिया है, बिंदु दिया है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दिक् अनुपात के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जा कहाँ से रहा है, बिंदु दिया गया है, यानी x1 y1 z1 दिया है, ये क्या है, ABC दिया है, दिक् अनुपात कितना दिया अब,
ए बराबर 4, बी बराबर -5 और सी बराबर 6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। x1 कितना दिया है 2, y1 कितना दिया -1 और z1 कितना दिया है 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, बिंदु, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा ये, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। ये होता है, बस आपको वैल्यू रख देना है। x माइनस x1 2 अपान ए यानी 4 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस अपान -5 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी यानी 6। ये हो गया कार्तीय रूप का आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। ए लाइन में जो है एक बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में और सदिश रूप में दोनों के लिए क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि सदिश रूप का कार्तीय रूप में रूपांतरण कैसे करते हैं। ठीक है, सदिश रूप का कार्तीय समीकरण। आई बात समझ में, सदिश रूप का कार्तीय समीकरण। अब इसमें करना क्या होगा अब कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें क्या पता चला है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये हमें पता है। अब इसको हमें कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना है। पहला काम क्या करेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, ए और बी जो भी दिया रहेगा। ठीक है, चलिए मान लिया आर की वैल्यू तो हमेशा यही होती है एक्स आई वाई जे जेड के। मान लो कि ए वेक्टर की वैल्यू A1 आई A2 जे A3 के है, वी वेक्टर की वैल्यू मान लिया B1 आई B2 जे B3 के है। अभी क्वेश्चन बता दूंगा इस पर, पहले हम टॉपिक की तरह देख लेते हैं। और आर की वैल्यू हमारे पास इतना होती है, सबकी वैल्यू इस समीकरण एक में रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, ए की वैल्यू A1 आई A2 जे A3 के प्लस लैम्डा B1 आई B2 जे B3 के। ठीक है, अब इसमें पहले तो एक साथ कर लेते हैं आई को, A1 आई लैम्डा B1 आई टोटल आई प्लस A2 प्लस लैम्डा B2 जे प्लस A3 लैम्डा B3 के। आई जे के कोफिशिएंट या गुणांकों को जो है हम कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। और जब तुलना करेंगे अब तो मिलेगा x इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, y इक्वल टू मिलेगा A2 प्लस लैम्डा B2। ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहेंगे, एक्स वाई जेड भी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मिला रहेगा, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा वैल्यू इसमें रख देंगे, कार्तीय रूप में हमारे पास ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा।
इसी इक्वेशन हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। और z इक्वल टू हो जाएगा a3 प्लस लैम्डा b3। आई बात समझ में। इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है बिंदु 5 2 -4, क्वेश्चन तीसरा, बिंदु 5 2 -4 से होकर जाने वाली तथा सदिश क्या दिया है, 3i प्लस 2j माइनस 8k। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 2017 में आया हुआ एग्जाम में। 8k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बात समझ में आई। कुछ नहीं करना है, बिंदु आपके पास पता है, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर पता है, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड में होती ही है, ठीक है। अब हमें जो है कार्तीय रूप का जो फार्मूला हमारे पास है उसमें डायरेक्टली रख देंगे, ठीक। और वहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। या फिर दूसरा, जो हमारे पास बी होता है ये हमारे पास दिक् अनुपात का काम करेगा। किसका काम करेगा? वो दिक् अनुपात का। दो तरीका होता है, ठीक है। एक तो ये बिंदु हो गया, देखो पहला ये कार्तीय रूप हम जानते हैं, सॉल्यूशन हम जानते हैं कि कार्तीय रूप का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपान ए, वाई माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो b वेक्टर होता है ना, पहले b पहचाना करो। b ए हो गया, जो बिंदु है वही वेक्टर के रूप में आता है, ठीक है। तो x1 कितना हो गया 5, y1 कितना हो गया 2 और z1 कितना हो गया -4। ए कितना दिया है 3, बी कितना दिया है 2 और सी कितना दिया -8। डायरेक्टली रख दो, आपका कार्तीय रूप का आंसर हो गया। या x माइनस पहले लिख दें कितना होगा, x माइनस x1 -5, ए मतलब 3 बराबर y माइनस y1, y माइनस 2 अपान बी, ठीक। इज इक्वल टू z माइनस प्लस 4 अपान सी मतलब -8। ये कार्तीय रूप का हमारे पास समीकरण हो गया डायरेक्टली। ये आसान मेथड था, इसलिए पहले मैंने इसको बताया कि इसको भी मान लिया करिए। इस मेथड से करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आप रखेंगे ए और बी की वैल्यू, फिर इससे हम जो है दोनों को रखने के बाद जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी हमारा आंसर होगा कोई पॉइंट्स के रूप में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निर्देशांक अक्षों के समीकरण। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, आपको अलग से पूछना है तो आप अलग से पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, आज रेखा मैं ख़त्म करूँगा, मतलब एक टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक मैं शुरू करूँगा। अगला टॉपिक है निर्देशांक अक्षों के समीकरण। निर्देशांक अक्षों के समीकरण निर्देशांक किसी मूल बिंदु से जा रहा हो, उनकी दिक् कोजाएं दी गई हों, तब समीकरण क्या होगा, ठीक है। चलिए इस पे देखते हैं हम कि
यदि एक्स वाई तथा जेड अक्ष मूल बिंदु 0,0 से होकर 0,0 से होकर जाती है तथा इनकी दिक् को जाएं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती हैं। ये चीज़ ध्यान देना, एक लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे भी, अगर मूल बिंदु से जो है जेड और एक्स वाई जेड हो तो उनकी दिक् को जाएं क्या होती हैं 1 0 0 दिक् को जाएं मैंने बताया भी है 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तब अक्षों के समीकरण, ठीक है, तब एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस 0/1 y माइनस 0/0 और z माइनस 0/0, ठीक। x इक्वल टू वाई इक्वल टू और z इक्वल टू, या हम ये भी लिख सकते हैं कि y बराबर 0 और z बराबर 0 होता है, ठीक। y अक्ष का समीकरण x माइनस 0/0 y माइनस 0/1 z माइनस 0/0, या x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 होता है। z अक्ष का समीकरण x माइनस 0/0 y माइनस 0/0 और z माइनस 0/1, या x बराबर 0 y बराबर 0 होता है। आई बात समझ में? इस पर कोई क्वेश्चन देख लो, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो क्वेश्चन मिल क्या जाए एकदम, इसमें कुछ क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, खाली एक पॉइंट जाएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये हुआ एक बिंदु के साथ। अब मामला आता है कि एक बिंदु है तो दो बिंदु भी तो हो सकते हैं, जाहिर सी बात है भाई, एक बिंदु है तो दो बिंदु भी होगा। तो दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? अगर दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। दो बिंदु दिया गया, ठीक। मान लिया एक बिंदु ए है एक बिंदु बी, पी वेक्टर, ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, एक ओ है। आई बात समझ में? ये हूँ, ठीक। हाँ, ये पी नहीं आर माना हो तो आर ले लो इसको, आर वेक्टर, और बी के साथ तो बी वेक्टर है ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
आई बात समझ में। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो लैम्डा के साथ अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब ये को एक साथ कर लें। नहीं, सबसे आसान तरीका तो यही है, दूसरा तरीका आसान नहीं है, ठीक है। बी वाली कोई लाइन है, हाँ, तो ये वेक्टर अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तब, ठीक है, ये वेक्टर 1 यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस लैम्डा प्लस बी वेक्टर भी आप लिख सकते हो, लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, दोनों ही होंगे या, ठीक। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ रीजन लिखवा दूं मैं नोट करके, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को निम्न रूप से लिख सकते हैं। मान लो इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकालने वाला जो है चक्कर ही हटा दो, ठीक है। आर वेक्टर, यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वह क्रॉस होगा, और ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। ये क्रॉस रखें कि बी क्रॉस, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए बी अगर पता है तो भी आप जो है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस वेक्टर का एक अलग मायने है, ट्रिपल गुणन का आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल होगा तो फिर मैं उसको बता दूंगा। तो दोनों तरीके, अगर लैम्डा वैल्यू यहाँ फाइंड करने के लिए दिया है कोई पॉइंट्स, तो आप लैम्डा वैल्यू फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा। लैम्डा का यूज ही नहीं करना है तो आप डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं वेक्टर फॉर्म का, ठीक है। अब कहेंगे कि आप कार्तीय तल में भी इसका कुछ होता है, हाँ जरूर, इसमें तो 3D में बस यही है कि एक कार्तीय तल का अलग है, वेक्टर सदिश फॉर्म का अलग है। सदिश फॉर्म और कार्तीय फॉर्म, तो ये दो बिंदुओं से होकर अगर जा रहे हैं, मान लिया कार्तीय फॉर्म पर लिखते हैं, कार्तीय रूप, माना दो बिंदु ए x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। मुझे तो ये आसान लगता है, सबसे आसान टर्म्स, ठीक है। और यही जो है हमारे पास क्या होते हैं, x2 माइनस x1 दिक् अनुपात। दिक् अनुपात मैंने आपको जब दिखाया था तो उसमें बताया था कि दिक् अनुपात क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये ए के बराबर, ये बी के बराबर, ये सी के बराबर भी होते थे, ठीक है।
अगर मान लो इस तरह से दे दिया जाए, कार्तीय रूप का सदिश रूपांतरण, क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछ सकता है। टॉपिक है ये, टॉपिक से क्वेश्चन तो आएगा ही, किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तब क्या करेंगे आप, माना कार्तीय रूप का समीकरण। ज़्यादातर तो यही उलझाता है कार्तीय से, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर एक पढ़ते हैं एक नहीं पढ़ते हैं। तो करता क्या है कि किसी एक रूप का देगा, दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा, तो अब फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा। अब याद नहीं रहेगा तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, x माइनस x1 अपान ए, वाई माइनस वाई अपान बी, जेड माइनस जेड वन अपान सी। अब इसे हमें जो है वेक्टर फॉर्म में बदलना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई। इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि रेखा बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है। ठीक, जिनके दिक् अनुपात a, b, c हैं। ठीक है, ए बी सी हैं। अब इनको क्या करना होगा, सदिश रूप में ये बिंदु का काम करने लगेंगे। और मैंने कहा था कि जो द्विक अनुपात होता है उसको बी के रूप में मानो। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, x1 i y1 j और z1 k। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, a i b j और c k। मैंने रास्ते में ही आपको बताया है अभी बताते वक्त कि बी वाले को हमेशा दिक् अनुपात के रूप में माना करिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। और जो बिंदु लाकर उसको ए वेक्टर के रूप में रखा करो। अब आर वेक्टर की जरूरत हो जाएगी क्या, x1 i y1 j z1 k प्लस लैम्डा b ए आई नहीं, लैम्डा ए आई बी जे सी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कार्तीय रूप का सदिश रूपांतरण। इस पे कोई क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो और बात अच्छी हो जाएगी। चलिए कोई क्वेश्चन देखते हैं एक। शायद 3 कि 4 हुआ था क्वेश्चन, 3 हुआ था कि 4, चलो चौथा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई मान लो कि कार्तीय इक्वेशन है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस जो भी पॉइंट हो, ठीक है, +3 क्या दिया है अपान 3 y माइनस 5/9 इक्वल z माइनस -4 अपान दे रखा है 2 है। रेखा का सदिश समीकरण याद करिए, कह रहा है तब रेखा का सदिश समीकरण
ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? सदिश समीकरण तब पूछ रहा है तो क्या करना होगा, इसको बना लो कोई एक इक्वेशन। हम जानते हैं, ठीक है, एक बिंदु से जाने वाले कार्तीय रूप का समीकरण x माइनस x1 अपान ए, वाई माइनस वाई अपान 9, जेड माइनस जेड1 अपान 9 क्यों, बी सी। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर x1 y1 z1 ये बराबर किसके मिल जाएगा, -3 5 -4 के, और ए बी सी किसके बराबर मिल जाएगा, 3 9 2 के। ठीक, ए बी सी की वैल्यू भी मिल गई, x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई। अब इसमें रख देना है, तब सदिश रूप आर वेक्टर इक्वल टू -3i 5j -4k प्लस बी लैम्डा के साथ 3i 9j 2k। ठीक है, कैप सब जगह, बिंदी लगने के अलावा जो है कैप नहीं लग पाता। ये हो गया हमारे पास सदिश रूप, या फिर इनको आई एक साथ और के एक साथ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एंगल के बीच बारे में जानने। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई समस्या तो आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं बात करूँगा दो रेखाओं के बीच का कोण एवं प्रतिच्छेद बिंदु पर चर्चा करेंगे, उस पर डिपेंड क्वेश्चन बताएंगे, फिर आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्द ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। ठंडी का मज़ा लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए। धन्यवाद। ठीक है, ओके।